बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में फैसला कुन मोड़ इस वक्त आ चुका है। एक तरफ इंतखाबी इस्लाहात की बातें हो रही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि 99% काम जो है वो उस पर मुकम्मल हो चुका है। किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी के हवाले से जो तजवीज़ थी वो अब ज़ेर गौर नहीं है, उस तजवीज़ को निकाल दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात दूर करने की बातें कर रहे हैं और जो एक दो खदशात हैं और वो ऐसे भी नहीं है कि उनको दूर ना किया जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला किया है, अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो वहां पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसका मुकाबला असल में होगा किससे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? किससे होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग थे वो अब रफ्ता रफ्ता अलहदा भी हो रहे हैं। अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये क्या मंजरनामा बनेगा अगर अपने तई सब इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं और एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब आपने IMF के साथ बातचीत भी कर ली है और IMF के साथ बातचीत करने के बाद आपको $1.2 अरब का कर्ज मौसूल भी हो चुका है, तो उसके बाद आप बिजली की कीमतों में इजाफे का इंदिया भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप मिनी बजट लाने का इंदिया भी दे रहे हैं। मिनी बजट अगर आएगा तो इस्लाहात के नाम के ऊपर कितना बोझ मजीद पड़ेगा? टैक्सेस के हुसूल के लिए किस हद तक इकदाम किए जाएंगे? ये बेशतर सवालात हैं जिसके जवाब जानने के लिए राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, अगर देखें के फैसले के बाद किस किस के साथ हाथ हुआ है, क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी है या फिर मंजरनामा उनके हक में नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो यासर आपको मुबारक हो और इस पूरी कौम को मुबारक हो कि ये जो बिजली का बम हम पे गिरा दिया गया है, बल्कि समझे गिरा नहीं, अभी गिरने की तैयारी नहीं, गिरा दिया गया है। अच्छा, मैं समझा मुबारक आप IMF वाली दे। नहीं, मैं नहीं, IMF की मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, नहीं उसी की वजह से हो रहा है ना सारा। हमने लोगों के पेट फाड़ कर पैसे नहीं निकाले, हमने कर्ज लेने वालों से कर्ज वापस नहीं लिया, हमने बिजली चोरी करने वालों को नहीं पकड़ा, हमने फैक्ट्रियों में चोरी की बिजली चलाने वालों को नहीं पकड़ा, हमने पाकिस्तान के अंदर बदअनवानी करने वालों को नहीं पकड़ा, हमने गरीबों पर बिजली का ऐसा बोझ डाल दिया है, महंगाई का ऐसा बोझ डाल दिया है कि जनाब अब एक बल्ब और एक पंखा सिर्फ यही घरों में चलेगा। तो दरगुजर करने से काम लिया। हाँ, मैं कहना कमाल हो गया जी, मैंने क्या कमाल हो गया। ज़रा सरकारी दफातर में जाके देखें ना, ज़रा सरकारी रहायश गाहों में जाके देखें, इनके जानवर भी AC में रहते हैं, जाके देखें इनके घरों में, जरा जाके चेक करें किस किस कमरे में AC नहीं चल रहा, जरा जाके चेक करें कि इनके याशियाँ क्या हैं। अगर इतनी पाबंदी है तो सरकारी गाड़ियाँ भी 5 बजे के बाद सरकारी दफ्तर में रखें, किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आपको सरकारी गाड़ियों की भरमार नजर आएगी। पेट्रोल भी सरकारी, गाड़ी भी सरकारी, ड्राइवर भी सरकारी। घरों के अंदर चले जाएं, हर कमरे में ऐसी कोई रह रहा है या नहीं रह रहा, कोई उस कमरे में है या नहीं है। लेकिन अब मुबारक इस कौम को कि जिस कौम ने बेहिसी में खामोश हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को 2023 मॉडल की फॉर्च्यूनर्स दी गई हैं। अंदाज़ा लगा लेना, हम गरीब कौम हैं, हम गरीब कौम हैं, हम मकरूज कौम हैं, इसलिए हमें यह सब कुछ किया जा रहा है। बड़ी खुशियां मना रहे हैं हम कर्ज लेकर। कर्ज नहीं लिया हमने इस कौम को डेथ सर्टिफिकेट दिया है कि भूखे प्यासे मारेंगे तुम्हें, ये दिया हमने। यासर साहब, क्यों नहीं हम उन लोगों से रिकवरी करवाते जिनसे रिकवरी करनी चाहिए? ख्वाजा आसफ साहब खुद कहते हैं कि इतने इंडस्ट्रियल हैं जो पैसे नहीं देते, जो IMF के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो तो पाकिस्तान के अंदर जो करना चाहते थे, बल्कि इनके लोग तो खुद कह रहे हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा, इसी इत्तेहाद में है ना कि ये मौलाना फजल साहब का कहना था IMF जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक को घेरना चाहती है। इसी इत्तेहाद में हूँ मेरा अभी तक तो अब खत्म, आज के दिन के बाद तो इत्तेहाद ख़त्म हो गया, ख़त्म। देखें, मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी इस चक्कर में थी सीट एडजस्टमेंट होगी, हमारे प्रोग्राम में कई लोगों ने कहा। उसके बाद वो इस चक्कर में थे मौलाना साहब कि उन्हें पंजाब में कुछ मिलेगा। मुस्लिम लीग काफ इस चक्कर में थी कि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद होगा। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान इस चक्कर में थी कि जनाब इत्तेहाद हो गया मुस्लिम लीग नून के साथ। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबका सियासी जनाजा निकाल दिया। आज के बाद तो मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो या फ़ायदा, इसको साइड पे रख दे। लेकिन पीपल्स पार्टी गई, जमीयत उलमा इस्लाम गई,
तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान गई, मुस्लिम लीग काफ गई। क्या मुस्लिम लीग काफ किसी से इत्तेहाद के बगैर एक सीट निकाल सकती है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान एक सीट निकाल सकती है? मुझे उस सीट का नाम बता दें। एक आधी तो निकाल लेना। चले एक आधी निकाल लेना, फिर 25,000 से हट जाएंगे। चले मैं कहता निकाल भी लेंगे, क्या बनेगा फिर भी? इतने बड़े नाम, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी किस तरह जीतेंगे? ये सोचे आगे इनके साथ क्या होगा, ये सोचे। आज मुस्लिम लीग नून अच्छा छक्का मार के गई, हमें मानना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने अच्छा ऐलान किया है, लेकिन वो हाजी साहब की दुआओं से IMF वाली मंजूरी हो गई। लेकिन ये मंजूरी इनके गले का ऐसा तोक बनेगा, ये जो बिजली के बिल है ना, इस पर जो अवाम बद्दुआएं दे रही है, जरा बाहर सड़कों पे, चौकों पे, चौराहों में निकल के देखें किस तरह लोग इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो महंगी नहीं हो गई? कोई एक चीज़ मुझे बता दें, कोई एक चीज़ जो महंगी नहीं हुई। किसी का बिजली का फी यूनिट 50 रुपए का हो जाए, राना साहब सोचें क्या बनेगा? जिसका 50 रुपये हो गया और उसके 200 यूनिट चल गए या 100 यूनिट चल गया, वो बेचारा तो मर गया ना। वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, बिजली का बिल अदा करेगा, बच्चों की स्कूल की फीसें अदा करेगा, घर में कोई बीमार हो गया उसकी दवाई लाएगा, क्या लाएगा, किस तरह करेगा? इंडस्ट्री चलाने वाला अपनी इंडस्ट्री किस तरह चलाएगा? अच्छा राना साहब, आप क्या देखते हैं, ये जो सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज कर रखा है और वो निगरान हुकूमत के ऊपर तो ज़्यादा मलबा डाल नहीं रहे, वो वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। तकरीबन पंजाब के अंदर कमो बेश एदाद शुमार जो बनते हैं वो 16 लाख के करीब ये सरकारी मुलाजमीन है। ये 16 लाख घराने, उन घरानों के वोटर्स कितने हुए? वो तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़ायद बनते हैं। तो क्या ये वोटर्स तमाम मुखालिफ नहीं किए हुकूमत ने? मुझे एक बात बताएं, ये तो सरकारी मुलाजमीन है ना, जो सरकारी नहीं है वो क्या इनके हक में है? क्या वो इनके हक में है? आज आप इलेक्शन करवा लें तो मुझे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP को जीतता हुआ दिखाए ना, मुझे बता दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ, MQM, बाकी अगर बगर जितनी भी जमातें हैं, मुझे बता दें कि कितनी जमातें हैं जो जीत सकती हैं। मुझे बता दें, कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतना है ना। लोगों से वोट मांगने ये जाएंगे, क्या कहेंगे? आटे का भाव क्या है? आटा महंगा जनाब, आगे बजाय मिर्चें महंगी जनाब, आगे हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी जनाब, बच्चों की स्कूलों की फीसें ज़्यादा हो गई जनाब, अस्पतालों में इलाज मुश्किल हो गया जनाब, नौकरियां नहीं हैं। तो किस बुनियाद पे ये वोट मांगेंगे? कहेंगे जाके कि IMF से हमने कर्जा लिया है, आपको गिरवी रख के बुनियाद बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? निगरान हुकूमत के सर के ऊपर मलबा डालेंगे, मिनी बजट वो तश्कील देगी, मजीद महंगाई बढ़ेगी, कहेंगे ये निगरान हुकूमत जो थी। चले फिर आज आपको खबर दे दूं जी, अगर निगरान हुकूमत मिनी बजट बनाएगी ना, इलेक्शन नहीं होते, फिर इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं होते। आज का दिन ये नोट कर। अच्छा चले वो कुलिया बताएं कि ये कुलिया बनाएंगे क्या, बुनियाद क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये समझते हैं कि हमने एक बड़ी सियासी जमात को आउट कर दिया है, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। उसके लिए खुद इन होना तो जरूरी है ना। ये इन हो ही नहीं सकते, किस तरह इन होंगे मुझे बताएं ना। कौन? मुझे एक सिंपल सी बात बता दें, पाकिस्तान की सियासी तारीख आपने देखी है, मैंने देखी है। इलेक्शन में जब महीना इलेक्शन हुकूमत ख़त्म होने में रह जाता है, लोग जलसे जुलूस करते हैं, अपनी ताकत, सियासी ताकत जो है उसका मुजाहरा करते हैं। जिस मुल्क के अंदर छोटा भाई वज़ीर आज़म हो, बड़ा भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो, वज़ीर आला रह चुका हो, वज़ीर ख़जाना रह चुका हो, और वो पाकिस्तान ना आए, वो पाकिस्तान ना आए, हुकूमत चेयरमैन PTI की नहीं है, हुकूमत आसफ अली जरदारी की नहीं है, हुकूमत है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब की। उनकी हुकूमत में भी अगर बाऊजी पाकिस्तान नहीं आ रहे, बाऊजी को किसी ने रोका है या कोई मसला है या कोई मामला भी है, तो फिर आप इनकी अवामी रेपुटेशन, अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अब इफ्तिताह भी कर रहे हैं, कोई तकरीब भी कर रहे हैं, तो उसमें चुने हुए लोगों को बुलाया जाता है, उनके कार्ड चेक किए जाते हैं, उसके बाद उनको बिठा के वहाँ पे एक तकरीब होती है। आप किसी अंडरपास का इफ्तिताह कर रहे हो, किसी पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं, उसकी संगे बुनियाद रख रहे हैं, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अवाम में चले। क्यों? चुने हुओं में से अगर कोई सवाल कर दे तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो क्या बनेगा? इसलिए नहीं तो किए ना लोगों ने सवाल, लोगों ने सवाल किए, नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा है उन्हें। मुझे बताएं, आजम चौधरी साहब का कसूर क्या था? ये सवाल छोटा सवाल। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रेस क्लब के सदर हो,
यार सवाल तो इतना सा किया ना, कुछ ये भी नहीं कहा उन्होंने। सरकारी इदारे में काम करके सरकार से सवाल करोगे तो भाई फिर आपके अंदर का एक ज़मीर भी तो है ना, उससे भी तो जागना चाहिए ना। वो भी तो जाग रहा था ना, सबने सवाल किए। तो अगर आप में सुनने की ताकत नहीं है, अगर आप में बर्दाश्त का मादा नहीं है, तो फिर क्यों करते हैं आप? पाकिस्तान के अंदर सहाफत जो है वो अभी इतनी पाबंद भी, इतनी मैं कह रहा कैद भी नहीं हुई कि हम ना बोल सके। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे इदारे हमारे लिए इंतहाई अहम है, कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले इदारे, सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन ये सियासतदानों के मतलब बात करने पर किसने पाबंदी लगा दी? क्यों ना करें? ये हमारे खादम हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के खादम हैं, ये वोट लेकर आते हैं, ये वोट लेकर मुंतखब होते हैं। इनसे पूछना, इनका एहतसाब करना, इनको अवामी अदालत में लाना हमारा फ़र्ज़ है भाई। और ये हमें इन्होंने सिखाया है। क्या मियाँ शहबाज शरीफ ने बाटी गेट चौक में जलसे में नहीं कहा था क्या आसफ अली जरदारी साहब आपको घसीटता हुआ गिरेबान से पकड़ किसी चौक में लटकाऊंगा, आपके पेट से पेट को फाड़ के पैसे निकालोगे? ये नहीं कहा था इन्होंने? हमें तो भाई सिखाया इन्होंने कि बोलो, जो गलत है उसके खिलाफ बोलो। तो जब हम बोलते हैं तो हमारी ज़बान जो है बंदी कर दी जाती है। ये सिलसिला कब तक चलाएंगे? ये कितनी देर तक चलाएंगे? ये नहीं चलेगा। यासर साहब, इनके पास मैं फिर कह रहा हूँ, अवाम में जाने के लिए है क्या? एक चीज़ मुझे बता दें, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन जीतना है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी हमें यकीन है कि लोग हमें मुंतखब करेंगे। क्यों मुंतखब करेंगे भाई? क्या आपने बिजली का यूनिट 25 रुपए कर दिया? क्या आपने आटा जो है वो 22 रुपए किलो कर दिया? क्या आपने एजुकेशन सस्ती कर दी? क्या आपने पाकिस्तान के अंदर सब्जी फलों के रेट सस्ते कर दिए? क्या आपने पाकिस्तान के अंदर गंदम का रेट कम कर दिया? क्या आपने यहाँ पर इंडस्ट्री को कोई रिलीफ दे दिया? क्या आपने यहाँ पर कोई 5,000 7,000 नौकरियाँ दे दी? आज हर चौक चौराहे पर एहतजाज हो रहा है, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। कौन सा अदारा है जहाँ पर एहतजाज नहीं हो रहा? आप जितना मर्जी टीवी पर रोक लें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन बाहर नज़र तो आता, वोट तो देने जाएंगे ना वो, अगर इलेक्शन हुए तो। अगर इलेक्शन हुए तो सब इतलात क्या हैं? ये जो इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्तें मुरतब की हैं, इसमें माजी की निस्बत वोटों का इंदराज गलत हलकों में किस हद तक देखा? बेइंतहा जगह पे। मैं मज़े वाली बात बताऊँ, मैं शादबाग में रहता हूँ, मेरा वोट नारोवाल का है और मैं परेशान। मेरा वोट भी मेरे हल्के का नहीं है। और मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार मैं तो उधर गया भी नहीं। अब मैंने वो डेट बद गई है, मैंने कहा जाके रिक्वेस्ट करेंगे जनाब मेहरबानी करो, हमसे ये हलफ ले लें, हम वोट कास्ट करने नहीं आएंगे, लेकिन वोट तो यार सीधा करने दो, हल्का तो ठीक कर दो, हल्का तो ठीक कर दो। क्यों? क्या मुझे समझ नहीं आती, ऐसे हो रहा है। लेकिन आपके इलेक्शन नहीं हो रहे, आपके होने हैं पहले। कोई एक खबर तो बता देना, कोई और बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं भाई। वो इससे पहले हो जाएंगे? इससे पहले 3 मरहलों में बल्दियाती इलेक्शन, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के मरहले पूरे होंगे तो पूरा पाकिस्तान में इकट्ठे इलेक्शन होंगे। भाई आपने अपने हाथ काट के दे दिया इलेक्शन कमीशन को। आपने कह दिया कि इलेक्शन की डेट का अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है। आपने उसमें किसी एक जगह ये लफ्ज नहीं लिखा कि इतने दिन के अंदर अंदर वो अनाउंस करे, ये नहीं लिखा आपने। लेकिन वो तो उसे 60 या 90 दिन के अंदर ही अनाउंस करना है ना, वो तारीख देना वो इलेक्शन कमीशन के वो इस पे खेलेंगे ना। भाई यासर साहब चाय पिए, ये दफ्तर की तरफ से ये पी लें, तो बाहर पीने जाएंगे तो बहुत महंगी मिलेगी, ये चाय पिए आप। मेरी जान मुझे एक बात बता दे ज़रा सिंपल सी। पहले जो असम्बलियाँ 2 जिसमें से इन्होंने मुस्तफ़ा हुए हैं, जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं 2, उस पर भी 60 और 90 दिन था ना, 90 दिन था ना, कानून के मुताबिक यही था ना, 90 दिन नहीं हुआ ना जी। तो अब कौन सा कानून ऐसा आ गया है कि जिसमें हो जाएगा? चले वो मंजरनामा वज़ा करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात की जाए कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कौन सा ऐसा नुक्ता उजागर किया जा सकता है जिसको बुनियाद बना के एक नई रिफ्ट, एक नया तनाज़ा जन्म ले सकता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन। पाकिस्तान का जो कानूनी मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा अब कानूनी मंजरनामे से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसकी वजूहात हैं कुछ।
कुछ मामलात थे जो सियासी मामलात थे, जो इंतज़ामी मामलात थे, लेकिन उसे अदालतों की नज़र किया गया, अदालत के प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाया गया, पार्लियामेंट में मसाइल को हल न किया गया और फिर सूरत हाल इस हद तक दगरगूं और सूरत इख्तियार कर गई कि हमें इंतखाबात के हवाले से मफरूज़ात के ऊपर बात करना पड़ गई कि क्या इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर क्या मंजरनामा होगा, अगर इंतखाबात हो जाएंगे तो आइन की केस कानून की शक में होंगे, अगर किसी को किसी सुकम का सहारा है तो किन वजूहात की बुनियाद पे है। ये कानूनी मंजरनामा था। अब बात जब हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे और निगरान हुकूमत के हवाले अगस्त के अंदर कर दी जाएगी हुकूमत, तो वहाँ पे सवाल फिर ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमत के जब हवाले करेंगे तो एक दिन पहले डिज़ॉल्व करने के बाद सूरत हाल क्या होगी और मुद्दत की तकमील के बाद सूरत हाल क्या होगी। माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन साहब, मेरा पहला सवाल एक टेक्निकल है कि पंजाब और केपी के हवाले से बात ये हुई कि कुली तौर पर इंतखाबात होंगे तो मुल्क के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। अब वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि एक दिन पहले असम्बली को तहलील कर दें। सिंध के वज़ीर आला ये कहते हैं कि जो असम्बली है वो मुद्दत की तकमील के बाद ही डिज़ॉल्व होगी। अब अगर सिंध मुद्दत की तकमील के बाद करता है और वफाक मुद्दत की तकमील से एक दिन पहले कर देता है तो 60 और 90 दिन वाला मामला तो वहां पे भी आ गया। ऐसी सूरत में फिर मंजरनामा क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आइन तो बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 224 बहुत क्लियर है। अगर तो देखें इलेक्शंस होते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, वो तो होने हैं 60 डेज में। अगर होने हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, वो होने हैं 90 डेज में। इसमें तो कोई बहाम नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि दो सूबों में एक गैर आइनी हुकूमत काम कर रही है। जब पिछली दफा यही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दिए और ये कहा कि इलेक्शन कराएं विद इन टाइम 90 डेज के अंदर, तो ये सारी पीडीएम की जमातें ये कहती थी कि नहीं जनाब 90 डेज तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। भाई उसके बाद हर चीज गैर आइनी हो गई। ये आइन को मुअत्तल तो नहीं है ना। आइन ने आगे कोई इबहाम नहीं छोड़ा, एक एक चीज को बता दिया और आइन की सारी प्रोविजन उसमें बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब ये मसला सिर्फ इतना है कि पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन विद इन टाइम कराना चाहती है। पीएमएलएन को टाइम चाहिए क्योंकि उनके कायद साहब जो आएंगे वो अपने पहले मुकदमात सही करेंगे, क्योंकि वो तो जिसको कहते हैं ना मैच फिक्स करके खेलने वाले बने। जब तक मैच फिक्स नहीं होगा, आप देख लें पिछले 4 हफ्ते के लिए गए थे, आज 4 साढ़े 4 साल हो गए वो नहीं आए। किसी अदालत ने नहीं पूछा, किसी ने उनसे नहीं पूछा और आज उनकी जो लीडरशिप है वो कहती है ठीक है जी, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं है, वो पूरी दुनिया घूमते हैं, जब वो आएंगे और आकर के वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि बाकी तो रियाया है ना, यहाँ तो गुलाम है बाकी, और उन्हें आना है आकर के सिर्फ हुक्मरानी के लिए आना है। इलाज उनका बाहर, रहना उनका बाहर, प्रॉपर्टीज उनके बाहर, बच्चे उनके बाहर, मुकदमात वो क्या नाम है बिजनेस के बाहर, मुकदमात यहाँ जो भी हैं वो भी सारे साइडलाइन हुए हैं। जब वो आएंगे वो सारा रिवाइव कराएंगे, जिस तरह सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने आप को क्लियर करा चुके हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि देखें शुएब शाहीन साहब, जी आपने 224 का हवाला दिया। क्या इस मुल्क में आइन के मुताबिक अगर पहले नहीं इलेक्शन हो सके, अब आपको आइन के मुताबिक इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखें कि क्या आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं या होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ होने चाहिए, लेकिन हो सकते हैं या नहीं इसमें भी कोई इबहाम नहीं है कि आइन के मुताबिक चलना है। लेकिन मसला ये है कि ये आइन की अमलदारी का ही असल मसला है, कानून की अमलदारी असल क्वेश्चन है। आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो 90 डेज में हर हाल में, या एक्सपायरी हो जाएगी टर्म तो 60 डेज में इलेक्शन कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है कि इस वक्त बज़ाहिर बहरहाल ये है कि IMF का इतना प्रेशर था कि ठीक है जी हम $1.2 बिलियन के $1 बिलियन इंटरम सेटअप को देंगे, $1 बिलियन उसके देयर आफ्टर देंगे। मेरा ख्याल है उसके प्रेशर में ये किसी ना किसी हवाले से इलेक्शन में जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले अपनी कंडीशनैलिटीज जो उनकी हैं। मैं शुएब साहब, मैं अपने सवाल पे वापस आता हूं, शायद मैं सही से सवाल कर नहीं पाया। मेरा सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को बुनियाद बना के ये कहा गया कि कुली तौर पे जब इंतखाबात होंगे तो इनके हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि वहाँ पे अगर 60 दिन बनते हैं सिंध के इंतखाबात के और वफाक 90 दिन वाले कुलिये पे चला जाता है, तो ये 90 और 60 वाला खेल तो फिर से शुरू हो जाएगा। क्या ये फिर अदालती फॉरम पे जाएगा? देखें, उसूली तौर पर तो 60 दिन में वो इलेक्शन होना है तो वो इलेक्शन 60 दिन में होगा, और ये
60 दिन में, यानी 30 दिन पहले वापस आ सकते हैं ना। सेम डे अगर कराना है तो 60 दिन में दोनों इलेक्शन हो सकते हैं। हर हाल में जरूरी नहीं है कि 60 दिन विद इन 90 डेज है। विद इन 90 मतलब है वो और ये दोनों असम्बलियां या बाकी असम्बलियां 60 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये फैसला करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बज़ाहिर जो फ्रेंडली अपोजिशन क्रिएट करने की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इनकी बंदरबांट तो आपसे पहले हो चुकी है। दुबई में जा करके इनकी किस कदर खुफिया मुलाकातें कामयाब हुई हैं, किस कदर नाकाम हुई हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बज़ाहिर ये फ्रेंडली अपोजिशन क्रिएट करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि पीटीआई को क्रश करें और एक दूसरे के मद्देनकाबिल सो कार्ड इलेक्शन लड़ें और उसके बाद आकर के फिर इकट्ठे हो जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि ये आइन को बालाए ताक रख के अगेन उस तरह की हरकतें करें जो जिस तरह गैर आइनी तर्ज अमल से इन्होंने पंजाब और केपी में किया रखा है। शुएब साहब, आपने वो कानून पढ़ा होगा जो इन्होंने अब नया कानून बना दिया या बिल मंजूर किया, जिस सेनेट से भी हो गया, सारा कुछ हो गया, जिसमें तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए तारीख देने के। क्या उसमें किसी जगह ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इतने दिन के अंदर अंदर की तारीख देगा? देखें, उनको तो सिर्फ तारीख देने का अख्तियार और शेड्यूल का अख्तियार दिया है ना। वो तो आइन ने पाबंद कर दिया है कि आप 90 डेज और 60 डेज में इलेक्शन कराएंगे। सादा कानून साजी आइन को तो तरमीम नहीं कर सकती, या तो आइन को तरमीम साहब, फिर वही सवाल है मेरा, तो पहले भी जो आइन ने कहा था 90 दिन में क्या इलेक्शन हो गए 2 सूबों में? तो राणा साहब, अगर हमने आइन को नहीं मानना, हमने कानून को नहीं मानना, हम तो बाई बुक चलने वाले बंदे हैं ना। हम तो ये कहते हैं कि ये आइन कहता है, आइन सुप्रीम है, ये हमारी रेड लाइन है, इसके ताबे हैं तमाम इदारे, तमाम महकमे, तमाम पार्लिमान, तमाम सुप्रीम कोर्ट, तमाम अदलिया। लेकिन अगर हमने आइन ही मुअत्तल कर दिया, हमने बेआइन कर दिया अपने मुल्क को, और हमने उसके बगैर चलना है, तो फिर तो जंगल का कानून है ना, फिर माइट इज राइट का प्रिंसिपल है। जो शुएब साहब, आप समझते हैं कि आने वाली हुकूमत के बाद अगर वो किसी की आती है, इनमें से नहीं आती, तो ये आइन मुअत्तली वाला जो मामला है ये उस वक्त अदालत में भी जा सकता है? अदालत ने अभी तक अपने उस फैसले को सस्पेंड नहीं किया जो 14 मई का फैसला था, वो फील्ड में है। किसी भी वक्त इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आइन की बेहुरमती का, आइन की एब्रोगेशन का और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इनके खिलाफ भी वक्त ये प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि जो क्राइम होता है वो कभी खत्म नहीं होता। क्राइम की एट एनी टाइम हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहरहाल किसी भी स्टेज पे, किसी भी मौके पे ये एक इशू होगा, और इनकी जो एक ख्वाहिश है किसी तरीके से हम पीटीआई को में कामयाब हो जाएंगे, तो लेकिन ये नाकाम होंगे। इसलिए कि जो इस वक्त आई बेरोजगारी और इस कदर अफरा तफरी का आलम है, और जो इस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए पीटीआई के लोगों को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे और नफरत इनके खिलाफ फैल रही है। अच्छा, आपको यकीन है, क्या आपको यकीन है शुएब साहब, आपको अब भी यकीन है कि 14 मई के इलेक्शन के फैसले पर कोई अमल हो सकेगा? आपको है यकीन? अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा। नहीं, देखिए, मुझे नहीं यकीन है। अब तो मुझे 100% यकीन है कि उस पर तो कोई फैसला नहीं होगा, उस पर अमल दरामद भी नहीं होगा। लेकिन जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने फैसलों की तस्दीक की है, मजाक उड़ाया है, जिसको गालियां दी हैं, उनको मलाइन किया है, क्या इस जुर्म को अगर ऐसे जाने दिया गया तो फिर हमारे पाकिस्तान में इदारे, फिर निजाम इंसाफ को तो फिर आप भूल जाए ना। तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले भी तो इसी मुल्क के वजीर आज़म बने ना। हाँ, ये आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहरहाल निजाम इंसाफ को अगर हमने चलाना है तो आपने कानून की हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है। तो जितना ताकतवर हो, जितना बड़ा आदमी हो, जितना बड़ा इदारा हो, कानून के ताबे लाना पड़ेगा अगर आपने मुल्क को चलाना है। मुल्क इस जबर खौफ की फिजा, अगर आपने इलेक्शन कराए तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं होगी। और अगर इस अंदाज में अगर आपने मुल्क को चलाना है तो फिर ज्यादा अरसे के लिए आप इस तरह सस्टेन नहीं कर सकते, और कौमें ऐसे तरक्की नहीं किया करती। इसके लिए तमाम मुख्तदर तबकों को, हल्कों, हमारे मुल्क की सियासी इशराफिया को और तमाम एलिट्स को और स्टेक होल्डर्स को
सोचना पड़ेगा कि क्या हमने मुल्क को, कौम को आगे लेकर जाना है या मजीद पीछे धकेलना है। शुएब साहब, अगर देखा जाए, आप तो ये कह रहे हैं कि गैर आईनी हैसियत है इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की। निगरान हुकूमत जो होती है वो गैर जानिबदार होती है। अब टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के निजी टीवी के प्रोग्राम के अंदर ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP बैठ के करे कि हमारे 3 बंदे निगरान हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, किसी के 6 बंदे मौजूद हैं, और हमसे वादा इतने बंदों का किया गया था लेकिन इतने बंदों को एडजस्ट किया गया। ये जो साफ ऐलानिया तौर के ऊपर इकरार हो रहा है कि हमारे बंदे यहां पर मौजूद हैं, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? देखें सर, कानून कौन कार्रवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट की तो इन्होंने इज्जत मलियामेट कर दी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। इंडिया को तकसीम करने के बाद मुझे बताएं कि कौन इनको पाबंद कराएगा? जमान पार्क में PTI चेयरमैन को जो वकील मिलने जाते हैं वो वापस या अगवा हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। लीडर्स मिलने जाते हैं या आधे अगवा हो जाते हैं, आधे गिरफ्तार हो जाते हैं। तो बात यह है कि उनको पूछेगा कौन? वो अदालत का स्ट्रांग सिस्टम होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, वो पूछेगी। इस वक्त अदलिया पीछे हट गई है। अदलिया अपनी इज्जत बचा रही है। मुझे नहीं समझ आता कि अगर अदलिया ने एक गरीब आदमी और कमजोर आदमी के ऊपर अपने फैसले पर अमल दरामद कराना है तो फिर इन लोगों के ऊपर क्या होगा? आपको याद है ख्वाजा आसिफ वाली जजमेंट, जो खोसो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने प्रमोशन, अपॉइंटमेंट्स, ये चीजें कर दी थी। ख्वाजा आसिफ कमिश्नर बन के सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये जो इंटरम सेटअप होता है, ये केयर टेकर को ये प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग का भी इख्तियार नहीं है कि जाए कि ये किसी की अपॉइंटमेंट करे। ये इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन करा के वापस रुखसत हो जाएंगे। लेकिन फैसले तो मौजूद हैं, लेकिन को अमल दरामद कौन कराएगा? अमल दरामद इसका मतलब है कौम को तैयार रहना चाहिए मजीद मार खाने के लिए महंगाई की। देखिए, महंगाई कदर आज 5 रुपए आपका बिजली का निर्ख मजीद बढ़ गया। प्रैक्टिकली आपको 50 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है जो बिजली का निर्ख है। और बिजली जो है वो 8-8 घंटे, 12-12 घंटे देहातों में या छोटे एरियाज में नहीं आ रही। और जो फैक्ट्रीज हैं प्रैक्टिकली इस वजह से भी बंद हो रही हैं। बेरोजगारी पहले से बढ़ रही है। लोगों के पास खाने को कुछ, आप अगर फूड आइटम्स को देखें तो आम आदमी की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके पास बेसिक फंड्स नहीं है और इतनी महंगाई है। लेकिन ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं बर्दाश्त, लेकिन बर्दाश्त की एक लिमिट है। लोग उठेंगे, ये पूछेंगे नहीं इनसे। ये इनसे जो इस वक्त अपने आप को बड़े पॉपुलैरिटी की बातें करने वाले हैं, ये PDM के लोग, ये जो नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त भगोड़े भी हैं और कन्विक्टेड और साथ एब्सकॉन्डर भी हैं, वो जब आएंगे, पब्लिक में जाएंगे, स्ट्रीट में जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल शुएब साहब, एक आखिरी सवाल। आप क्या समझते हैं कि किसी भी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने का इख्तियार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास? इंतखाबी इस्लाहात कमेटी जो थी वो ज़ेर गौर तो उसने रखा था, तजावीज़ में से निकाल दिया। अदलिया के पास, सुप्रीम कोर्ट में जवान चौधरी साहब दरखास्त लेके गए हुए हैं, या इलेक्शन कमीशन के पास, या वजारत दाखिला के पास? देखिए, इस वक्त आइन बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 17 है उसके मुताबिक डिक्लेरेशन देगी फेडरल गवर्नमेंट और वो फिर भेजेगी, 15 दिन के अंदर लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। वो फेडरल गवर्नमेंट जा सकती है, ना कि इंडिविजुअल ऑन चौधरी साहब या कोई भी हो वो लेके जा सकता है। तो लिहाजा इन्होंने कानून में इस्लाह के नाम पे फसाद बर्पा करने की कोशिश कि हम किसी तरीके से अपने हाथ में ये ले आए, लेकिन उसके लिए आइन को तरमीम करना पड़ेगा। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। इस वजह से ड्राफ्ट किया, वो खुशी से ड्राफ्ट नहीं किया। पास में होता तो ये करके जाते। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में क्या निगरान सेटअप जो है उसको किस कानून के तहत मजीद 6 माह या 7 माह या 8 माह मिल सकते हैं? किसी कानून के तहत नहीं मिल सकते। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज वो सिर्फ इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। आएंगे, इलेक्शन कराएंगे और वो फारे हो जाएंगे। कोई आईनी कोई भी प्रोविजन, कोई कानूनी प्रोविजन उनको इजाजत नहीं देती कि वो 90 डेज से आगे या 60 दिन से आगे एक दिन भी आगे लेके जाएं, सिवाय वो 14-15 दिन, जो 14 दिन है वो इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने और उसके लिए नोटिफाई करने। उसके अलावा इनके पास किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है और ना ही कोई उनको अख्तियार दे सकता है आइन से बाला तक।
आईनी रूह के एतबार से किसी को भी इख्तियार नहीं है कि किसी भी निगरान हुकूमत की मुद्दत में तवालत की जा सके, तो उसके लिए 60 दिन या 90 दिन वो असम्बली की मुद्दत मियाद के ऊपर है कि वो अपनी मुद्दत की तकमील के बाद ख़त्म होती है या उससे एक दिन पहले हो जाती है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, इस हवाले से अपने नाज़रीन इसी सियासी और माशी मंजरनामे में बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। रवां साल पाकिस्तान का जो गैर मुल्की कर्जा है वो 136 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या इलेक्शन किसी को सूट करता है? अवाम की इस वक्त जो मजबूरियां हैं, क्या उसका इदराक वफाकी हुकूमत को है? क्या इन हुक्मरानों को है? क्या इस इशराफिया को है? क्या उसके तदारुक के लिए इकदाम कर रही है? क्या ये जो वे आउट हमें बताया जा रहा है कि बार्टर ट्रेड सिस्टम के तहत पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी, ईरान से भी सस्ता तेल आ रहा है, रूस से भी सस्ता तेल आ रहा है, लेकिन उसके असरात इस अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? अवाम जो इस वक्त मफलूकुल हाली का शिकार हो चुकी है, इफ्लास में इस वक्त डूबी हुई है, उसकी बेहतरी के लिए इकदाम क्यों नहीं हो रहे और वो दिखाई क्यों नहीं देते? अगर इन्हें यह लगता है कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहा है, तो फिर अवाम खुश क्यों नहीं है? राना साहब, अगर देखा जाए IMF के साथ मुआहिदा हुआ, अभी आप देखिए कि स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ और स्टाफ लेवल के मुआहिदे के बाद जो डॉलर की कीमत थी वो तकरीबन 10 रुपए कम हुई और फिर एक दिन 5 रुपए कम हुई, 15 रुपए, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 1 टका नहीं आया, उसके बावजूद वो कम हुई। अब IMF से आ गया, UAE से आ गया, सऊदी अरब से आ गया, चाइना से आ गया, ये 4 अरब 20 करोड़ डॉलर आने के बावजूद भी डॉलर की कीमत आज 1 रुपया बढ़ गई और मज़ीद बढ़ेगी, और मज़ीद बढ़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ये ज़हन में ये बात रखे ना कि डॉलर दोबारा 190 रुपये में 180 रुपये भी चला जाना, तो मुझे तो वो नज़र नहीं आ रहा। डॉलर 170 से 182, 186, 282, 286, 290, 272, इसके दरमियान रहना। इससे नीचे आता हमें नज़र तो नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी क्लियर और साफ आपको चीज़ है, और ना ही हमारे मुआशियात जो है वो कह रहे हैं कि इससे नीचे आ सकता है। हमने अपने प्रोग्राम में पूछा, आम वैसे भी पूछा उनसे सूरत हाल। देखें, बात यह है, बिल्कुल पाकिस्तान, पहली तो सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान को कर्जा लेने की ज़रूरत पेश क्यों आई? क्या हम पूरी ज़िंदगी, ये मुल्क जो है, जब तक हम रहेंगे या हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे आगे होंगे, क्या हम कर्ज लेते रहेंगे? क्या IMF से कर्ज पहली दफ़ा लिया है या ये आखिरी दफ़ा है? क्या इसके बाद नहीं होगा? क्या बारूदी सुरंग जो असल आने वाली हुकूमत के लिए होगी, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, क्या वो महंगाई का तूफ़ान कम कर सकेंगे? अगर वो महंगाई का तूफ़ान कम करेंगे तो आपको IMF जो है वो किसी सूरत में अगली किस्त अदा नहीं करेगी। अगर नहीं करेंगे तो अवाम मर जाएगी। अवाम इस कदर परेशान है यासर कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अभी आप माइक पकड़ के सड़क पे निकल जाएं, चौकों में, चौराहों में निकल जाएं, बाज़ारों में खड़े हो जाएं, मुझे 100 में से 5 लोग दिखा दीजिएगा जो हुकूमत के हक़ में बोलते हो। हर शख्स जो है वो बददुआएं दे रहा है, चाहे उसका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से है। भाई, खाने को कुछ नहीं है, 50 रुपये यूनिट, जहाँ बिजली का 1 यूनिट 50 रुपये का हो जाए तो वहाँ पर उस टैक्सेस इसके अलावा हैं, बाकी चीज़ें इसके अलावा हैं, तो क्या बनेगा? क्या मुझे बताए, जो इंडस्ट्री चल रही है जहाँ पे कमर्शियल का रेट इससे अलावा होगा, वहाँ पर क्या बनेगा यासर? फिर वहाँ पे बनने वाली मसनूआत, उनकी कीमतें कहाँ पहुँच जाएंगी? फिर इंडस्ट्री चल रही है जो, वहाँ पे इंडस्ट्री का बिल इतना ज़्यादा आएगा तो चीज़ें तो बढ़ेंगी ना। आप कीमतों को रोक तो नहीं सकेंगे, कीमतें तो ऊपर जाएंगी, हर सूरत में जाएंगी। तो आपके पास क्या खरीदने के लिए कोई है चीज़? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि बंदा ख़रीदारी कर सके? नहीं है ना, लोग भूख से मार रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि एक वादा पूरा कर दिया इन्होंने, कि इन्होंने जो गुर्बत मकाओ प्रोग्राम था ना, उन्होंने गरीब मकाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया। और गरीब मकाओ के साथ साथ इन्होंने मिडिल क्लास, सफ़ेद पोश, उसको भी मकाना ख़त्म करना शुरू कर दिया। ये तो एक सिलसिला शुरू हो चुका है। ये किस मुँह से जाएंगे? साहब, आप ये देखिए कि जहाँ पर मफलूकुल आली इस तरीके से आपके इर्द गिर्द रक्सा हो कि 16-17 हज़ार रुपये का आपने कर्ज लिया हो और उसकी वापसी के सिर्फ चक्कर में, उसी सोच में आप खुदकुशी कर लें। ये एक खुदकुशी है जो सामने आ गई है। कई खुदकुशियाँ ऐसी हैं जो सामने नहीं आई। लोगों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए बिल्कुल जिक्र नहीं किया। मैं आपको एक, अगर हमें पैमरा इजाज़त दे तो एक ऐसी ऑडियो वीडियो टीवी पे लेकर आए कि जिस पे पता चलता है कि एक शख्स ने 20,000 कर्ज लिया था,
20,000 कर्ज और वो 40,000 कर्ज अदा कर चुका है सूद की मद में, अब भी उस पर 20,000 है और उसके इवज वो अपनी बेटी की शादी 70 साल के सूदखोर से करवा देता है और फिर भी उसका कर्ज खत्म नहीं हो रहा। ये एक नहीं कई मिसालें मौजूद हैं। किसको कहेंगे? ज़रा चौकों में बैठे मजदूरों को देखें, उनके चेहरों पे गौर से उनके चेहरे देखें तो आपको नज़र आएगा कई कई रोज़ से भूखे हैं, कई रोज़ से प्यासे हैं। उनको अब तो लंगर बांटने वाला भी नज़र कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे जो लंगर खाने बने वो बंद हो गए, यहाँ पे जो रहायशें बनी वो बंद हो गई। आप सियासी इख्तलाफ रखें लेकिन जहाँ पर जो चीज़ बेहतर थी उसे रहने दें। यासर साहब, यहाँ पर हालात तो ये हो चुके हैं कि आप अभी मौजूदा सूरत हाल में ये स्ट्रीट क्राइम के अंदर जो इजाफा हो रहा है, अगवा बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं और अगवा बराए तावान के बाद वो बंदा भी वापस नहीं भेजते। ये वारदातों में जो इजाफा है, इसे आप पुलिस की नाकामी कहेंगे या मुआशी हालात के साथ? मुआशी हालात। पुलिस भी क्या करेगी बेचारी, मैं नहीं कहता। मसला आज पुलिस ने एक बरामद कर लिया, फैसल शरीफ हैं DSP CIA, उसने आज एक अगवा बराए तवान का मुलज़म बरामद भी कर लिया, मुलज़म पकड़ भी लिए। जो तवान के लिए अगवा किया गया था वो भी बरामद हो गया और तवान के पैसे ही वापस हो गए। लेकिन बजाय ये एक वाक़या है जिसमें पुलिस के कुछ लोग के काले, उसके अलावा राशिद अमीन भट्ट ने पकड़े कुछ ऐसे लोगों को, 5-6 पुलिस अफसरों ने पकड़ लिए। आप क्या समझते हैं, वर्कफोर्स में इजाफा होना चाहिए या आबादी इस हद तक फैल चुकी है? ना भाईजान, आप लोगों को क्यों नहीं सहूलतें दे रहे? आप लोगों को खाने को क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों को नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? आप मुआशरे के अंदर से नफरत खत्म क्यों नहीं कर रहे? आप गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों के बच्चों की एजुकेशन का बंदोबस्त क्यों नहीं कर रहे? आप घरों में 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं पहुंचाने का सबब बना रहे? वो ये नहीं मैं कहता कि आप जाकर उनके घरों में मुफ्त बांटें, लेकिन लोगों को नौकरियां दे दें, सस्ता कर दें। कम से कम किसी शख्स के घर में रोटी पक सके, किसी शख्स के घर में खाना पक सके। याद करें, मैंने आपको बताया था कि मैंने लोगों को बड़ी ईद का गोश्त इकट्ठा करके बेचते हुए देखा है। मैंने पूछा क्यों बेच रही हो यार, ये तो आपको अब दिया गया। उन्होंने कहा भाई घर में घी नहीं है, घर में आटा नहीं है, मिर्च नहीं है, मसाला नहीं है, प्याज नहीं है, थोम नहीं है, टमाटर नहीं है, तो क्या करें? इसे बेचेंगे, बाकी चीज़ें ले आएंगे, खाली मसाले से रोटी तो खा लेंगे ना, ये गोश्त लेके जाएंगे, पकाएंगे किस में? ये हालत हो चुकी है। आप मुझे बताएं, कभी हुआ था हिस्ट्री में कि चिकन इतना महंगा हो, ईद भी गुजर जाए? कभी हुआ है? कोई एक चीज़ मुझे बता दें। जो सब मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हमसाया ममालिक देख लें तो वहाँ पे जराइम की शरह अगर देख लें, वहाँ पे अगर कोई लूटा गया, किसके साथ डकैती हो गई, फ्रॉड हो गया, वो हज़ारों में है, लाखों में है या उससे ज़्यादा है, उसको ये होता है कि किसी न किसी हद तक इम्कान होता है ये वापस आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वो अहद है, ये वो साल चल रहा है कि जिसमें किसी के साथ 1000 का, किसी के साथ लाख का, किसी के साथ करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसे कतई तौर पे उम्मीद नहीं है, वो पागलपन का शिकार हो चुका है कि इसकी वापसी किस तरीके से होगी। इसकी वजह क्या लगती है? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। एक बेचारा वो लुट गया, दूसरा जब वो पर्चा दर्ज कराने गया फिर लुट गया, तीसरा जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया फिर लुट गया। जनाब गाड़ी भी उसकी, पेट्रोल भी उसका, खर्चा भी उसका। वो किस तरह यकीन करे? वो कहता है यार जो लूट के ले गए हैं यही काफ़ी है, जो मेरे पास बचा है ये मज़ीद लुट जाएगा। ये तो हो रहा है। या सर हमारे यहाँ पे कानून होना चाहिए, कानून है नहीं, कानून पे अमल दरामद नहीं है। यहाँ पर कानून क्या है? यहाँ पर कानून यह है कि जो तगड़ा आदमी है ना उसकी डकैती पुलिस पल्ले से दे देती है, जो कमज़ोर आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी डकैती का मुकदमा दर्ज नहीं होता। अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो तीसरे दिन उसको एक मैसेज आता है कि आपकी FIR जो है अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। ये होता है। आप मुझे बताएं, आपके घर डकैती की वारदात हुई? आपने CCPO RPO किस किस को नहीं कहा? हर जगह जाके फरियाद रही। क्या आपके मुलज़म पकड़े गए? क्या आपकी रिकवरी हुई? 1 टका नहीं यार। आप होते एक ब्यूरोक्रेट के बेटे। फिर कुछ दोस्तों ने कह दिया नहीं, हमारी फील्ड के अंदर भी बड़े धड़ल्ले से लोग जाते हैं, रिकवरी करवा लेते हैं। लेकिन फिर मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, उन्होंने कहा यार छोड़ दे, कहाँ पे जाके खजल खारी का सामना करेगा, छोड़ दे। मैंने छोड़ दी। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लो ना, अगर आपके साथ ये हो गया तो एक आम शहरी, एक आम आदमी, उस बेचारे के साथ क्या होता होगा? अभी तो सैकड़ों FIRs हैं जो दर्ज नहीं होती। लोग थानों की तरफ जाते नहीं हैं, इसलिए नहीं जाते, वो कहते हैं ये FIR तो दर्ज नहीं होगी। अगर थाने चले भी जाएंगे, FIR दर्ज भी होगी तो हमारे मुलज़म नहीं गिरफ्तार होंगे। हमें मुलज़म पकड़ने के लिए हमसे जो या डिमांड करेंगे हम कहाँ से पूरी करेंगे?
ये मुल्क का सिस्टम एक ऐसा चल गया है, यहाँ पर उस वक्त होगा जब तगड़े और करप्ट आदमी की गर्दन काटी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि गर्दन अल्लाह माफ़ करो ऐसे काट, जब उसकी गर्दन में फंदा आएगा, जब उसको सज़ा मिलेगी, जब मुजरम को पता होगा कि जुर्म की ये सज़ा है तो फिर होगा। जब हुक्मरान को पता होगा कि अगर किसी के घर में भूख है तो मेरा एहतसाब होगा, जब उसे पता होगा कि करप्शन करने वाले किस तरह पकड़े जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, निगरान सेटअप है, कल लाएंगे अपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर आएंगे, आप देखेंगे, देखिएगा परेशान हो जाएंगे आप उन डॉक्यूमेंट्स को देख के कि डेवलपमेंट के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, कितने अरबों रुपए खाए गए हैं, कितने अरबों रुपए अदा हो चुके हैं। एक सड़क नहीं बनी, एक बिल्डिंग नहीं बनी। किस तरीके से जारी हो सकती है? कल आपको दिखा देंगे। वो तो डे बाय डे हुकूमत चलने वाली है, वो एक तरक्याती काम का किस तरीके से इजरा कर सकती है, वो तो पुराने कामों को सिर्फ आगे चला सकती है। चलिए मैं आपको कल के प्रोग्राम में ले आएंगे सारा कुछ। तो ये निगरान वज़ीर आला साहब को इस बात का इल्म नहीं है? मैं तो देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़े रेड ऑनेस्ट आदमी है, उनको इल्म होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए। एंटी करप्शन किस लिए महकमा बना है, बाकी महकमे किस लिए बने हैं? करें ना, एक्शन लें। हम कल डॉक्यूमेंट्स के साथ ले आएंगे चीज़ें सामने। मुझे बताएं कि हमने उस दिन एक डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोरी चलाई थी कोऑपरेटिव की, याद है जी, कि एक शख्स को कितना नवाजा गया है। क्या इन्होंने फारिग किया उसे? क्या उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई है? क्या उसको रखने वाले जो हैं उनके मुतालिक पूछा गया है? नहीं पूछा गया। इसलिए नहीं पूछा गया कि जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो फिर आप समझें कि वही सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए आपको एक डंडा चाहिए जो बिला एहतसाब चले, जिसके वो डंडा वो हो जो ये ना देखे कि ये तगड़ा है या मारा है, ये तगड़ा है या कमज़ोर है, ये तगड़ा है या किसी की तगड़ी सिफारिश इसके पीछे है। वो सब पे चले जो करप्ट हो, जो चोरी करे, जो चोरी करवाए, जो चोर को सपोर्ट करे, सबको पकड़ना चाहिए। लेकिन होता नहीं ना ऐसा। मैं तो कहा कल आपको हम लेके आएंगे प्रोग्राम में वो चीज़ें सामने, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है। उन डॉक्यूमेंट्स को कौन जुटलाएगा? लाए ना वो कोई शख्स आए, उस डॉक्यूमेंट्स को जुटलाए, सामने लेकर आए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हम बस सिर्फ सुनते हैं। सब क्या वजह है कि निगरान हुकूमत में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर पाबंदी होती है एक मखसूस ग्रेड तक के लिए, लेकिन इल्ज़ामात पंजाब के अंदर भी वैसे ही लगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वैसे ही लगे। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा इन दो निगरान हुकूमतों में कितना चला? खैबर पख्तूनख्वा में तो देखे जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, आप उसमें गौर करें, वो कोई और नहीं लगा रहा, हुकूमत की तहादी लगा रहे हैं, घर के भेदी लगा घर के बेती लगा रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब फला शख्स फला मतलब गवर्नर के जरिए पोस्टिंग हो रही है। वो स्ट्रीट लाइट्स की रिश्वत बताई जा रही है कि इतनी स्ट्रीट लाइट्स लगवा देंगे। ये मुझे बताइए, ये कौन कह रहा है? ये ANP कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है। वहाँ पर इनके अपने इत्तेहादी ये सारा कुछ कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग वहाँ पे कह रहे हैं। तो जब इनके अपने लोग कह रहे हैं तो उस पर एक्शन किसने लेना है? उस पर बात किसने करनी है? उसके खिलाफ किसने जाना है? कोई नहीं जाता। मुझे बताया, अभी आपने एक बात की शुएब शाहीन साहब से कि सब ने ओपन कह रहे हैं जी हमसे वादा किया गया था 4 वजारतें आपकी, 3 आपकी, 2 आपकी। भाई हमेशा निगरान सेटअप में गैर सियासी अफराद को ओबलाइज किया जाता है, गैर सियासी अफराद होते हैं जो आते हैं। मैं तो हैरान हो गया, बल्कि मुझे बड़ा मज़ा आया, बारिश हुई जब, तो मैंने देखा जी वो हमारे कौमी हीरो हैं जनाब स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं वहाब रियाज साहब, हाँ, वो लॉन्ग शूज़ पहनकर, मुझे नहीं पता उनको किसकी याद आ रही थी, तो वो पानी में कभी इधर जा रहे थे कभी इधर जा रहे थे। ना उनके पास कोई सरकारी बंदा था जो पानी निकालने वाला, आपने देखा है ना कोई ऐसा, बस उन्होंने फोटो सेशन अच्छा कराया। कभी पानी में इधर गए हैं, कभी पानी में इधर गए हैं, और 2-4 फोटो सेशन करवाने के बाद वो गाड़ी में बैठे निकल गए। ये क्या बात हुई? और भाई आओ, अगर तुम्हें खुदा ने इज्जत दी है, तुम्हें कोई रुतबा दिया है, तुम्हारा कोई मनसब है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तो उसको अदा करो। उसको तुम अदा नहीं कर रहे, तुम फोटो सेशन कर रहे हो। और यही फोटो सेशन KPK में भी हो रहा है, यही पंजाब में भी हो रहा है, यही सिंध में भी हो रहा है, यही बलूचिस्तान में भी हो रहा है, यही वफाक में भी हो रहा है। इस फोटो सेशन ने तो हमें मरवा दिया ना। हमने हर रोज़ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि जनाब पिछले 4 साल तबाही के थे, हम ठीक कर, और ठीक किया है तो बताओ ना क्या ठीक किया है? क्या इस अवाम को कोई चीज़ दी है? कोई एक चीज़ बता दो जो अवाम को दिया। आप कहते हैं हमने अपनी सियासत को दफन कर दिया, सियासत को कुर्बान कर दिया। वो तो होगी कुर्बान, वो इस वजह से नहीं हुई जो वजह ये बता रहे हैं, वो इस वजह से हुई कि आप सारी सियासी जमातें बड़े दावे
बड़े नारे लगा कर आए थे, आपने एक भी काम पूरा नहीं किया, एक भी काम। कोई एक काम होता है ना पूरा करना, वो ही नहीं हुआ। जिस मुल्क के फैसले कभी दुबई में कभी लंदन में हो तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर हमारा क्या है। वो उनकी वापसी का दरवाज़ा बंद ही देख रहे हैं। देखिए मेरा तो एक सवाल है, मैं तो आगे बोलता ही नहीं, मैं एक सवाल करता हूँ। इसहाक डार साहब आए पाकिस्तान, क्लियर हो गए जी। हमजा शहबाज साहब आए, सलमान शहबाज साहब आए, शहबाज साहब ने तो तवील उन्होंने जेल गुजार ली है। सलमान शहबाज साहब आए, जी, क्लियर हो गए, बाकी लोग भी क्लियर हो गए। तो बड़े मियाँ साहब को आने में क्या रुकावट है, इसका जवाब उनके भाई को देना चाहिए, इसका जवाब वजारत दाखिला को देना चाहिए, इसका जवाब वजारत ख़जाना को देना चाहिए, इसका जवाब जो है जनाब उन तमाम लोगों को देना चाहिए जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं। वो ये जवाब दें कि मियाँ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीमार भी नहीं हैं, अब तंदुरुस्त हैं, माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। दो माह में दूसरा उम्रा भी करने चले गए हैं, 2-2.5 माह में, ठीक है, सारा कुछ ठीक हो गया है। तो अब प्रॉब्लम तो नहीं ना होनी चाहिए, अब तो उन्हें फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाना चाहिए। बल्कि कल करेंगे ये, मुझे मियाँ साहब के साथ एक नज़र आ रहे हैं, बाजवा साहब बड़े हमारे दोस्त भी हैं। मुझे आज एक स्टोरी मिली यासर, बड़ी मज़ेदार। एक शख्स करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके भाग गया पाकिस्तानियों से, करोड़ों रुपए का। और मज़े वाली बात है कि कुछ लोगों ने कहा मैं ये तस्दीक कर लूँ, उन्होंने कहा जी वो तो इनके करीब तरीन थे बाजवा साहब के। ऐसा ही समय लगी आपको भी ना? पहुंच गए, ठीक है। तो सुनने में ये है कि बाजवा साहब भी उसके हाथों फ्रॉड का शिकार। कहते हैं यही हैं, लेकिन अब तो इक़्तिदार में है ना, ढूंढ लें उन्हें, ढूंढ लें। वो कौन सा दूर गया है, अमान में बैठा है। तो जब इस पर तफसीलन बात कल होती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपना बहुत सा ख्याल, मुलाकात होती है कल, अल्लाह ने के बाद।